Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ मैं पिछले 2 मिनट से बोल रही हूँ और वहाँ मेरे माउस में आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो क्लिक ही नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं लगा कि सेशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। खैर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे पोल के साथ ही शुरू करेंगे और टाइम से ही शुरू करेंगे। मतलब टाइमिंग अगेन ऊपर नीचे चल रहा है बट कर लेंगे जल्दी। अभी नया जो है नए ढंग से सीटेट की भी तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो चीज़ें आएंगी ऑन टाइम। अभी के लिए देखिए एक बार, अभी चल रहा है ना ठीक से, मैं खुद से ही बातें कर रही थी इतनी देर से। चलिए फिर शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे करते जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पोल के साथ, पीडीएफ कुछ शेयर करनी है वो मैं कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ 12 क्वेश्चंस होंगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि लेट लतीफ़ तो हम आजकल चल ही रहे हैं, इसलिए टाइम फिक्स जैसा मैं सोच रही हूँ अभी के लिए तो कुछ दिन रहने ही दूँ कहना। ठीक, आ जाओ एक बार पोल ले लो। पहले क्वेश्चन के लिए आपको पोल में दे देती हूँ और आंसर करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स बिकम, यानी एक छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष में छात्र कैसे बन जाते हैं जहां बच्चे सेंटर में हैं। पहला ऑप्शन है पैसिव लर्नर, यानी कि निष्क्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव टू लर्निंग, सीखने के लिए गैर प्रतिक्रियाशील रहते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पर। या क्रिएटर ऑफ नॉलेज, इसी चीज को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो क्रिएटर ऑफ नॉलेज या फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता बन जाते हैं, जो कि मैं और आप सभी जानते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या जहाँ पे जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड हमने लिख दिया है, जहाँ बच्चा एक्टिव है उस क्लास में क्या होगा, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा जीन पियाजे भी कह रहे हैं और पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद कहता है कि बच्चे ज्ञान का सृजन करने की क्षमता रखते हैं यदि उनको मौका दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, उनको एक्टिविटी कराई जाए। ठीक, डिपेंडेंट तो तब बनेंगे जब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा, फिर पैसिव भी तब बनेंगे जब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा। एक होता है बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष, दूसरा होता है शिक्षक केंद्रित। बेहतर कौन है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जिसकी हम बात करते हैं, सीटेट में भी ये चीज लागू होगी। ठीक, तो जहां बच्चा एक्टिव है वहां सबसे बेस्ट है ज्ञान के निर्माता बच्चे स्वयं बन जाएंगे। सिंपल बात, सीधी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर हो गया। यहाँ बच्चा सेंटर में रहेगा, बाकी सब पेरीफेरी पे रहेंगे, बाकी सब सेकेंडरी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार, फटाफट से देख लीजिए एक बार सेकंड क्वेश्चन को। करते हैं यार, जल्दी करने का कुछ ना कुछ प्रावधान करते हैं। अभी तो मैं प्रॉमिस ही नहीं कर रही कि कब से करेंगे, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। अब मैं आपको टाइम कहूंगी ही नहीं कल से, बस आप खुद ही चेक कर लेना कि 9:30 है कि 10 है कि 9 है। ये देखो नेक्स्ट पोल आपके सामने है, पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्री प्राइमरी चिल्ड्रन लर्निंग प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, एक मिनट, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस मेथड से सबसे बेहतर तरीके से प्री प्राइमरी के बच्चे यानी जो प्ले वे के बच्चे हैं वो सीखेंगे लगभग 3 से 6 वर्ष की उम्र के। तो ओरल ड्रिल यानी मौखिक प्रैक्टिस करा करके एक क्लोज्ड रूम में, एक बंद रूम में रख दो उनको, रीड और राइट करा करके 3 से 6 वर्ष का बच्चा तो सीखता ही है ये चीजें धीरे धीरे। या फिर थ्रू प्ले। तो आप लोग 90% आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या, थ्रू प्ले। भाई ये बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, 3 से 6 वर्ष का बच्चा खेल खेल में ही सीखेगा, इसीलिए प्ले वे की आयु भी कह देते हैं हम इसको, है ना। खेल के माध्यम से सबसे बेहतर सीख पाएगा। खेल खेल में आप उसको चाहे काउंटिंग सिखा दीजिए, चाहे आप कुछ उसको कलर वगैरह मिक्स करना, शेप्स सिखा दीजिए, खेल खेल में वो बेहतर सीखेगा। प्ले वे मेथड दिया किसने था, तो फ्रॉबेल ने दिया था, प्ले वे और किंडरगार्टन, जो कि जर्मनी के थे। ठीक, खेल विधि जिसको हम कह देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा एक बार। द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, यानी मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें इन्होंने ऑप्शंस बदल दिए हैं, ये वाले क्वेश्चन में आंसर आपको ध्यान से करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। समझदारी से करना है, ध्यान भी छोड़ दीजिए, क्योंकि
इसमें इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जो हम डोमेन पढ़ते हैं, मानव विकास के 4 प्रमुख डोमेन होते हैं और इन्होंने यहाँ पे 3 पूछा है। बेसिकली 3 होते हैं, चौथा उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, आपको याद होगा पीसीएस में आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। पीसीएस वो वाला नहीं जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो स्थिति है, वो वाला नहीं। ये कौन सा पीसीएस है हम सभी जानते हैं। हमने डिस्कस जब भी किया है तो एक चीज डिस्कस की है कि 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं, उसमें से भी 3 ब्रॉड हैं, 4th अटैच्ड है उसके साथ। वो 3 कौन से हैं ब्रॉड? PCSE। वैसे तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये SE आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको एक भी काउंट कर लिया जाता है कई बार, क्योंकि सोशल और इमोशनल एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक, इस केस में यहाँ जो आंसर है वो फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो कि कुछ होता ही नहीं है। कॉग्निटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअल अगेन नहीं होता। ठीक, तो ये बी भी ये सी ऑप्शन भी हम हटा सकते हैं और डी भी, ये तो दोनों में से कोई हो ही नहीं सकता। अब या तो बी ऑप्शन सही है या तो ए ऑप्शन सही है, इन दोनों में दुविधा आपको आ रही होगी। और मैं एक बार देख लेती हूँ कि आप लोग आंसर कौन सा कर रहे हैं। लाइक शेयर करते रहिएगा भाई, साथ साथ एनर्जी थोड़ी बहुत डाउन चल रही है ना। देखो एक बार फटाफट से देखो यार, इससे ज्यादा जूम करा के कहाँ जाओगे, फोन को लेटा के देखो। देखो आंसर जो होगा इसका, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल होने की जगह फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल मच बेटर आंसर है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट फिजिकल को तो हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले शारीरिक ही शुरू होता है, फिर कॉग्निटिव, देन आपका जो सोशल एंड इमोशनल, ये इनका सीक्वेंस भी यही है, PCSE ही। ठीक है बात। तो ये जो साइको सोशल लिखा हुआ है, इसको हम सोशल प्लस इमोशनल दोनों जोड़ सकते हैं। इस साइको सोशल को हम सोशल प्लस इमोशनल दोनों से जोड़ सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हुआ, ना कि बी ऑप्शन जिसमें फिजिकल की चर्चा ही नहीं है। ठीक, फिजिकल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण है। तो PCSE है कायदे में, साइको सोशल में सोशल इमोशनल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि मन और समाज दोनों की बात हो गई साइको सोशल में। ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है, गलती इसमें मत कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, पढ़िए एक बार, मैं आपको पोल दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। 3100 लोग जुड़ चुके हैं अभी और सिर्फ 1600 लोगों ने लाइक किया है, मतलब 50% ने बस। जब देखने आते हो खुशी होती है, समझ में आता है, तो लाइक शेयर करके उत्साह भी बढ़ाते रहा करो अपना और अपने आसपास वालों का। इसी बात पे पोल ले लो, ये सब तो चलता रहेगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक पोल लेकर के आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्लियर है, आप अपने एंड पे क्वालिटी होगी, आपके फोन में सेटिंग्स वाला ऑप्शन होगा, उसमें हाई क्वालिटी कर लीजिए, एकदम क्लियर चलेगा वीडियो, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हेन अ मॉडिफिएबल कनेक्शन इज not made between a situation and response, the connection strength decreases। यानी जब किसी स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय कनेक्शन नहीं बनाया जाता है तो कनेक्शन की ताकत कम हो जाती है। कनेक्शनिज्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रैक्टिस की बात हो रही है, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज की बात हो रही है। तो ये ट्रायल एंड एरर है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्साइज है, लॉ ऑफ रेडनेस है। पोल मैंने आपको दे दिया है, एक बार जवाब देने का कष्ट कीजिए। जल्दी में आंसर कर रहे हैं आप लोग, इसलिए गलती हो रही है। आप लोग कर रहे हैं जल्दी में आंसर, इसलिए आपसे गलतियां हो रही हैं, जो कि खराब बात है। व्हेन अ मॉडिफिएबल कनेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन अ सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, मतलब एक कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, एक बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। तो जब ऐसा होगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो चीज यूज में नहीं है वो डिसयूज में चली जाएगी, जो चीज यूज में नहीं है वो डिसयूज में चली जाएगी। लॉ ऑफ एक्साइज, अभ्यास के नियम के अंदर 2 नियम आते हैं, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर ही है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। जो चीज जिसका कनेक्शन अच्छा बनेगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो एलिमेंट्स ज्यादा आपस में मिलेंगे वो एक्सरसाइज यानी अभ्यास यानी यूज के तहत आएंगे, बेहतर लर्निंग होगी। जिन चीजों को हम यूज नहीं करते, जिनका कनेक्शन वीक होता चला जाता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाती है, जिसको लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, व्यायाम नहीं अभ्यास। इसका जो रूपांतरण है ये थोड़ा सा खराब है, अभ्यास का नियम है। ठीक, तो सी ऑप्शन नो डाउट यहाँ पे बेहतर है बजाय कि ए ऑप्शन के। ए तो बार बार वो कोशिश करता और बार बार फिर वो फेल हो जाता है या बाद में सीख लेता, वो अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए इसने पूछा क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं, वो गड़बड़ है। ए पॉसिबल ही नहीं है ना, पूछा ही नहीं है वैसे तो। जब स्ट्रेंथ वीक हो रही है दैट मीन्स लॉ ऑफ डिसयूज काम कर रहा है, प्रैक्टिस की कमी है। अगर इसकी जगह पे लिखा होता
स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है तब भी यही रहता आंसर, क्योंकि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज लॉ ऑफ एक्सरसाइज में ही आते हैं। अगर आपने मेरी थॉर्नडाइक की वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे तो वो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कोई कह रहा है सीटेट में नेगेटिव मार्किंग सुन रहे हैं, सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है यार। सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है और कहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग का? कई लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे भाई नॉर्मलाइजेशन वहां होता है जहां मेरिट बननी हो, यहाँ 90 नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट ही क्या है? तो कुछ चीजें तो बिल्कुल इलॉजिकल सी फैल जाती हैं आसपास, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या आपस में हो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है जिन बातों में, ठीक है। तो उन बातों को इग्नोर करें और जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता लग भी जाएगा डिटेल में होना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का पोल ले लीजिए और आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिकॉग्नाइजिंग, फोस्टरिंग एंड डेवलपिंग सेंसिटिविटी टू द नीड्स ऑफ पीपल इन वेरियस आइडेंटिटी कैटेगरीज आर द प्राइमरी एम्स ऑफ, यानी विभिन्न पहचान श्रेणियों में लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पहचानना और बढ़ावा देना और फिर उनको डेवलप कराना। मतलब हम डाइवर्सिटी पे को फोकस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं। अलग अलग तरह के बच्चे हों उनको हम फोस्टर करें, सेंसिटिविटी डेवलप करें, उनकी एबिलिटीज पे फोकस करें। सिंपल सी बात है, ये डाइवर्सिफाइड नहीं, एजुकेशनल डाइवर्सिटी कहलाएगा, है ना। आप एक ही चीज को डाइवर्सिफाइड वे में प्रेजेंट कर रहे हैं और आप नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं। तो एजुकेशनल डाइवर्सिटी है, शैक्षिक विविधता है कि अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग तरह के, उनकी नीड को समझ के अलग अलग तरह से हम काम करेंगे। कल्चर की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। मीटअप करेंगे जब सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, आप लोग अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, तब मीटअप भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, one can opt for dash if there is a need for learning of any type of education including literacy की जरूरत हो, बेसिक एजुकेशन की जरूरत हो, स्किल डेवलपमेंट या थोड़े बहुत वोकेशनल नॉलेज की जरूरत हो, तो किस तरह की एजुकेशन एक व्यक्ति ले सकता है, ये पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल क्वेश्चन हम 12 करने वाले हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। यार क्लियर है, पता नहीं आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, क्लियर नहीं है। जी देखिए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। ठीक से नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? हम नहीं मानते ये बात आपकी। लाइव डेली होता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाए, सैटरडे संडे को छोड़ के, सैटरडे को छोड़ के बेसिकली, संडे भी हम लोग संडे वार्ता करते ही हैं। देखो, वर्चुअल एजुकेशन तो वो होती है जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन या वर्चुअली दी जाए, तो ऐसी बात तो यहाँ नहीं हो रही है। इनफॉर्मल एजुकेशन जिसके लिए कोई सिस्टम नहीं होगा, वोकेशनल की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं भी आप लाइफ से सीख लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन एज सच यहाँ पे बात हुई नहीं है। बात हुई है कोई भी व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है, एक विकल्प चुन सकता है। यदि उसको साक्षर बनना हो, उसको बुनियादी शिक्षा चाहिए, उसको बेसिक एजुकेशन चाहिए, उसका स्किल डेवलपमेंट या वोकेशन थोड़ा बहुत जानना चाहता है, तो ये अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है कि उसको कंटिन्यू करनी है एजुकेशन, बेसिक स्किल्स आ जाएं, थोड़ा बहुत वो रोजगार कहीं अवेलेबल कर ले, कोई स्किल डेवलप हो जाए। अडल्ट एजुकेशन मतलब वयस्कों के लिए शिक्षा, ठीक। तो ये उससे संबंधित है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप इसको पढ़ के समझेंगे तब भी आपको पता लगेगा कि ये बात अडल्ट एजुकेशन के पक्ष में ज्यादा जा रही है बाकी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूक का मुख्य उपयोग क्या है? ये मूक क्या है अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, मैसिव करके कुछ था। अब इस मूक का मेन यूज क्या है ये पूछा है हमसे। मूक का मेन यूज क्या है ये पूछा है हमसे। फटाफट से देखते जाइए और जवाब देते जाइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मूक का यूज क्या है? बोर्ड तो क्लियर है भाई, आपके इंटरनेट में, आपके कनेक्शन में दिक्कत है, धुंधला यहां से नहीं दिखेगा। आप सेटिंग में जाइए, अभी मैं आज दिखा भी दूंगी आपको, यहीं चला के दिखा दूंगी। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एन मूक? फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कम्युनिकेशन, फ्री मास ओपन ऑप्टिमल कम्युनिकेशन, फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट या फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। ये बात हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल देख सकते हैं D2+V वाले, ये बात हमने डिस्कस की थी कि मूक में क्या होता है, फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज,
मैंने आपको बताया भी था, अलग अलग टीवी चैनल से लेके और यूट्यूब पे भी ये आपको मिल जाएंगे, NIOS वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सभी के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए सीखने के लिए आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन या इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यही मूक जो अभी हमने पढ़ा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द पर्पज ऑफ, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है, इसका नाम क्या है? जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, मैं उनको अभी क्लियर, आज लास्ट टाइम ये बात है कि मैं आपको क्लियर करके दिखा सकती हूँ, इसके बाद हम ये काम कभी नहीं करने वाले। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे चला के दिखा देती हूँ, नहीं तो आप में से कई लोग परेशान ही होते रहेंगे जब तक आपको ये बताया नहीं जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 ही मिनट रुको, बस 1 मिनट का समय दो। मैं अभी आपको दिखाई देती हूँ ना यहाँ पे, जिनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती। यार ये तो मैं ऐसे ही खेलने का प्रयास कर रही हूँ। यूट्यूब पे जाओगे और इतना स्लो साबुन हो गया ना हमारा यूट्यूब भी, मतलब मेरा इंटरनेट। 1 मिनट रुक ही जाओ ना, जिन लोगों को इतनी दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस कुछ लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। ये यूट्यूब ने एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज किया ना पिछले कुछ टाइम से, जब से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। 1 मिनट रुक ही जाओ। लेट्स लर्न, और लेट्स लर्न पे भी हम गए यहाँ। ठीक है, ये देखो एक बार, ये अभी आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ देखो एक बार, ये वीडियो चल रही है अपनी, है ना, और ये देखो 3700 लोग देख भी रहे हैं और 2700 ने लाइक किया है। खैर ये सब तो बात की है। यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो, ये सेटिंग वाला ऑप्शन होगा, आपके फोन में भी आता है ये, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे वीडियो पे, और ये क्वालिटी का यहाँ ऑप्शन आता है, ये 720p पे चल रहा है, ऑटो पे कर दो या तो या 1080p पे कर दो, ताकि ये क्लियर दिखे बिल्कुल। जिनकी क्वालिटी का जो ऑप्शन है वो 240p पर है, 340 पे या जो भी 360 होता है आई थिंक, उनको दिक्कत आएगी, उनकी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगी। बाकी यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, 1080p पे मस्त चल रहा है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो, दुख हो जाता है। सब्सक्राइब कर लेना, ना किया हो तो देख लो यहाँ पर रेड बटन भी आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट से, मैं आपको दे देती हूँ पोल, सेशन के बीच में दुखी करते हो आप लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और आंसर करो, आंसर करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, विज्ञान का डाकू, आपका तो खतरनाक नाम है भाई। द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो नेशनल स्कीम है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, जो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसका पर्पस क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है टच पॉइंट, promoting enrollment of girl child in the age group of 14 to 18 years at secondary stage, encouraging the girl child's education in the age group of 10 to 15 years, strengthening educational opportunities for girls in villages and remote places, encouraging the girl child's education in rural areas। देखो बात किसकी हो रही है? सेकेंडरी एजुकेशन की। ये टर्म उठा लो, सेकेंडरी एजुकेशन, दैट मीन्स जो बच्चा है वो 9th-10th में तो एटलीस्ट होगा, 9th में तो होगा ही होगा। ठीक, और 9th में होगा तो ऑब्वियसली 14 साल से ऊपर की उम्र होगी। भाई 14 साल का बच्चा तो 8th क्लास में होना चाहिए ना, 6 से 14 वर्ष की तो एजुकेशन फ्री है। तो 14 से 18 वो एज है जहां पे सेकेंडरी एजुकेशन 9th to 12th की बात होगी। तो सिंपल बात हो गई, प्रमोटिंग एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स एट सेकेंडरी स्टेज। क्योंकि सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या है, सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या है, सिंपल सी बात है, 14 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको फ्री एजुकेशन मिले। सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है 9th to 12th का जो ग्रेड है, वैसे 10th 11 12th को सीनियर सेकेंडरी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, अब जिनको नहीं दिख रहा उनको दिखेगा ही नहीं कभी, कोई बात नहीं। व्हाट इज कोर्स
कंस्ट्रेंट, कोर्स कंस्ट्रेंट या फिर पाठ्यक्रम में बाधा क्या चीज बन सकती है, ये पूछा है। फटाफट से बताइए, पाठ्यक्रम में बाधा 10 साल की बच्चियों के लिए 10 साल से नहीं होता सेकेंडरी एजुकेशन शुरू, वो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो 8th क्लास तक का होगा। ठीक, तो इसलिए आंसर 10 नहीं था उसका। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का चारों ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए फटाफट से। पाठ्यक्रम में बाधा क्या है या क्या बन सकती है, सिलेबस या जो भी कोर्स हमारा चलता है उसमें बाधा क्या बन सकती है? लैंग्वेज डिसरप्शन, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों के हित, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि, ये तो एक पॉजिटिव बात है। जब पॉजिटिव है तो बाधा कैसे बनेगी? ठीक, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पॉजिटिव है भाई। ठीक, लैंग्वेज डिसरप्शन, पाठ्यक्रम बनाया गया है तो उसी हिसाब से बनाया गया होगा कि लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए। ठीक, तो ये बात भी, इसको भी नेगेटिव नहीं कहेंगे जब तक यहाँ पे ये ना लिखा हो कि डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन, कई बार क्या होता है आप सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए पढ़ाते हैं, ना कि एजुकेशन या फिर उसमें इंटरेस्ट है इस बेसिस पे। तो बाधा बन सकता है सी ऑप्शन, बाधा बन सकता है क्या? सी ऑप्शन, जो ज्यादातर लोगों ने आंसर किया है। 45% आंसर्स आपके पोल के यही है। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और है अपने जिनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एन एकेडमिक प्लान? एक एकेडमिक योजना के भाग क्या हो सकते हैं? प्लान के, एक एकेडमिक प्लान के भाग क्या हो सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है जी, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, कई लोगों को दिक्कत हो भी रही होगी करने में, बट अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो फिर चलेगा कैसे काम? समझ के करोगे, एक बार फिर से रिवाइज करोगे सेम क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, अगर दिक्कत हो रही हो समझने में तो। ठीक है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एन एकेडमिक प्लान? एकेडमिक प्लान के पार्ट्स क्या हैं? कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मेथड्स, मटेरियल्स, इवैल्यूएशन। ये तो खुद ही आप सोचिए, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 59% आप लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है, बाकी लोग अभी कंफ्यूज हैं, तुक्का लगाने की सोच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है, टीचर, कंटेंट, स्टूडेंट। टीचर को जनरली हम इस प्रोसेस से अलग रखते हैं क्योंकि एकेडमिक प्लान बन रहा है तो ये तो अंडरस्टूड है कि टीचर तो होगा ही। तो एक पर्पस सेट होगा, कंटेंट क्या दिया जाना है, सीक्वेंस क्या रहेगा, लर्नर्स को सेंटर में रखा जाएगा, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस कैसी रहेंगी, इसमें टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, स्ट्रेटेजी क्या होंगी, कैसे लेसन प्लानिंग होगी, रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, इवेल्युएशन हम लास्ट में कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करना है। बी ऑप्शन बेहतर आंसर है इसका। सिंपल बात, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट फैक्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझने से ज्यादा चीजें याद करने में फोकस करना पड़ता है, जो कि मजबूरी है एक तरह से। समझ लोगे तो याद भी अपने आप हो जाएगा। इसको ये अपना लेसन प्लानिंग के तहत आएगा, जिसको किसी दिन हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम मे बी रेफर्ड टू एज डैश इन विच स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स स्पेंड लिटिल टाइम विद टिपिकली डेवलपिंग स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें आपकी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ठीक से तैयारी कर लीजिए, स्पेशली DT+V वाले। DT+V के इवन TGT PGT के भी पेपर टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। देखिए क्योंकि DT+V के साथ दिक्कत ये है, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है। ठीक है, चलिए सेग्रीगेशन होगा आंसर, सेग्रीगेशन होगा आंसर, सेपरेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा या मेन स्ट्रीमिंग होगा? सोच करके जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बार देख रहे हैं आपकी बाल विकास की क्लास, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी सारे सेशंस देख लीजिए, हेल्प मिलेगी। फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में बी रेफर्ड टू एज, यानी आपने स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में पूरे तरह से फुल टाइम के लिए बच्चे को डाल दिया, दैट मीन्स सेग्रीगेट कर दिया आपने। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं हुई, सेग्रीगेशन की बात हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, बच्चे को फुल टाइम स्पेशल एजुकेशन में डाल दिया। अब वो सेग्रीगेट हो गया, स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिव एजुकेशन हो गई, इंक्लूसिव नहीं हुई, क्योंकि आपने एक तरह के बच्चों के साथ, मान लो सबको दिखता नहीं है तो उसी स्कूल में बच्चे को भेज दिया, उसी जगह पे बिठा दिया। ठीक, सेपरेशन जैसा यहाँ पे कोई टर्म नहीं होगा। सेपरेशन एक बार को क्लासरूम में भी हो सकता था, बट यहाँ आपने टोटली ही उन बच्चों के साथ बिठा दिया जो स्पेशल
एजुकेशन क्लासरूम से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12 आज के लिए आखिरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरिज्म वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहारवाद को इससे अच्छे तरीके से करिकुलम के टॉपिक से नहीं जोड़ा जा सकता था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, खुशी खुशी लाइक करके, शेयर करके और जवाब देके सो जाइएगा इस क्वेश्चन का। जो लोग दिन में देख रहे हो वो सोइएगा मत, कुछ और कर लीजिएगा। अभी रात हो गई है और मुझे खुद को नींद आ रही है आज। देखो एक बार मैं पोल आपको दे देती हूँ, जो कि आखिरी पोल होगा आज का। आज थोड़ा सेशन सीरियस हो गया, बहुत एक्सरसाइज कर चुकी हूँ एक्चुअली मैं। देखो एक बार, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग यदि करिकुलम बनाया जाए, अभी क्या कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो एनसीएफबी है वो रचनावाद के अकॉर्डिंग है, जो ये चाहता है कि बच्चे को सेंटर में रखा जाए। बट व्यवहारवाद क्या चाहता है, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा मिलेगा, रिवॉर्ड उसके बेसिस पे देंगे। तो अगर व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग बनेगा तो किस चीज पे फोकस होगा, लर्निंग शुड अकर व्हेन लर्नर्स शो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लर्निंग तब होगी जब वो रिस्पॉन्स दिखाएं, या फिर लर्निंग शुड अकर इन अ रियलिस्टिक सेटिंग। लर्निंग इज अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्निंग शुड अकर व्हेन इंडिपेंडेंट लर्निंग इज असिस्टेड। ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो गई कि बच्चा खुद निर्माण करेगा, उसको बस आप असिस्ट कर दीजिए, उसको आप फैसिलिटेट कर दीजिए। जबकि बिहेवियरिज्म बात करता है लर्निंग वो है जो आपके व्यवहार में प्रदर्शित हो, जो आपके व्यवहार में शो हो सके, जो आपके बिहेवियर में चेंज ला सके, है ना। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग एज पर बिहेवियरिज्म। लर्निंग शुड अकर इन अ रियलिस्टिक सेटिंग। अगर आप बिहेवियरिज्म को याद करेंगे आपको याद आएगा पेवलोव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली और स्किनर का चूहा। क्या वो रियल सेटिंग थी? आपने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कैद कर दिया किसी कुत्ते को भी, एक जगह पे कैद करके प्रॉपर उसको भूखा रखा जाएगा, वो रियलिस्टिक थोड़ा ही है। वो तो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो तो आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया है। उस चूहे को भूखा रख के एक स्किनर बॉक्स में, उस बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखना, ये रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बिहेवियरिज्म नहीं सिखाता। बिहेवियरिज्म तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें वो रिस्पॉन्स आए। लर्निंग इज अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सीखना सूचना के परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यहां नहीं होता, लेक्चरबाजी नहीं होती। बिहेवियरिज्म क्या है, आपके व्यवहार में यदि दिखे लर्निंग तो ठीक, नहीं तो नहीं। ठीक, तो लर्निंग शुड अकर व्हेन लर्नर शो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। पूरा बिहेवियरिज्म स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे चलता है, उद्दीपक और अनुक्रिया पे चलता है। सामने से एक उद्दीपक होगा, स्टिमुलेट करेगा, अरे तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये है आपका बिहेवियरिज्म। तो सीखना तब होना चाहिए जब शिक्षार्थी उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाते हैं, रिस्पॉन्स पे होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसलिए मच बेटर है। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग, जो कहता है कि व्यवहार में जो दिखे वही लर्निंग है, बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता आपके मन में कितना ज्ञान है, ऐसा व्यवहारवाद कहेगा। हालांकि हम आज की डेट में कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं, ना कि व्यवहारवाद को। ठीक, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की। ठीक, आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट सेक्शन में आज बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राम, क्या क्या लिखते हो भाई। हाँ, आपको भी। ठीक, 10 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12। और बताओ, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे, टाइमिंग अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं, अगर जल्दी होना होगा मैं खुद ही जल्दी शुरू कर दूंगी, बट मैं पहले से नहीं बताऊंगी, अभी फिक्स हो नहीं पा रहा है। मेरी एक्सरसाइज भी चल रही है और भी कई चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा चलते हैं, कोई बात नहीं। अभी सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने दो, फिर एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो चल रहा है, जो ऑलरेडी है, उसको रिवाइज कीजिए। डेली मिलते रहेंगे फिर भी। टेक केयर, ध्यान रखिए। पीआरटी के लिए बहुत हेल्पफुल है ये, डेली देखो तो सही। इस चक्कर में मत रह जाना कि किसके एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगा आपकी, है ना। गुड नाइट, ध्यान रखो अपना। होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे सेम टाइम पे 9:30।